हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूं सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये होगा कैसे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप इसको ध्यान से पढ़िए, 1 2 3 बार पढ़िए, ताकि आपको पढ़ने पे ये पता चल जाए कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। ठीक, हमारा 3 ही कंडीशन है, क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। अगर ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ गया तो आपका आधा कैलकुलेशन जो है माइंड में हो जाता है और आधा आपको सिर्फ पेज पे करना होता है। कभी कभी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि सारे के सारे माइंड में ही कैलकुलेट हो जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चन आता रहता है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने के तरीके में इधर उधर होता है, तो हम सही आंसर भी गलत करके आते हैं। ठीक है, तो आप पढ़िए इसे, फिर करने का प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे कैसे करना है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है यदि 5 पुरुष 10 महिलाएं और 8 बच्चे मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे की कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है 5 2 और 1। तो 2 पुरुष 1 महिला और 3 बच्चों द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। तो यहाँ पे इफिशियंसी भी दे रखी है अलग अलग सबकी, और टाइम भी दे रखा है। तो टोटल वर्क जाहिर सी बात है क्वेश्चन पढ़ते में पता चल गया कि आ जाएगा। और जब क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया कि टोटल वर्क आ जाएगा, तो 2 पुरुष 1 महिला 3 बच्चे, यहाँ भी इनकी अलग अलग इफिशियंसी दे रखी है, तो टाइम तो निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे इनकी इफिशियंसी दे रखी है, मतलब कह रहा है एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे की कार्य क्षमता मतलब क्या है, इफिशियंसी की बात कर रहा है, का अनुपात दे रखा है। कौन सा है, मेल, पुरुष को मैं मेल मान लेता हूँ, महिला को फीमेल, और बच्चे को क्या, चिल्ड्रेन मान लिया। कितनी एफिशिएंसी है इनकी, 5 2 और 1। कार्य क्षमता मतलब क्या, इफिशियंसी की तो बात कर रहा है। इनकी इफिशियंसी जो है वो रेशियो में दे रखा है 5 2 और 1। चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कट जाता है। लेकिन वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इसको हम मान लेते हैं कितना, 5x, क्योंकि रेशियो में है। अब हमने मान लिया कितना अलग अलग, 2x और 1x। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने सब में x क्यों माना है, क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर बाद में हम इसको रेशियो में चेंज करना चाहें तो सब में कॉमन पॉइंट x x कट जाएगा और 5 2 की 1 की रेशियो आएगी, 5 2 और 1 की रेशियो आ जाएगी। तो कहने का अर्थ रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो भी क्रिया हम करेंगे रेशियो में वो सब में करेंगे। अगर यम में गुणा कर रहे हैं 10 का तो एफ में भी करना पड़ेगा और सी में भी। जो भी क्रिया करेंगे वो सब में बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, 5 2 और 1। ठीक, तो कह रहा है 5 पुरुष और 10 महिलाएं 8 बच्चे, तो टोटल वर्क यहां से निकल सकता है 12 दिन में। टोटल वर्क हमें निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। तो 5 पुरुष हैं
तो एक पुरुष की इफिशियंसी कितनी है 5x, तो 5 पुरुष की कितनी हो जाएगी 25x। कह रहा है 10 महिलाएं हैं, एक महिला की इफिशियंसी 2x, तो 10 महिलाओं की इफिशियंसी कितनी 20x। 8 बच्चे हैं तो एक बच्चे की इफिशियंसी x, तो 8 की 8x। ये टोटल क्या हो गई इफिशियंसी हमारी हो गई, इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल वर्क, क्योंकि टोटल वर्क बराबर होता क्या है, यही तो होता है इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये रहा सबकी इफिशियंसी आ गई और ये टोटल टाइम आ गया। तो अब यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा 20 25 कितना 45 8 53, कितना 53x गुणित 12, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। अब आगे कह रहा है तो 2 पुरुष 1 महिला और 3 बच्चों द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितने समय लगेगा, तो यहाँ टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ भी तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं। 2 पुरुष, तो 2 पुरुष, एक पुरुष की इफिशियंसी 5x, 2 पुरुष की इफिशियंसी कितनी 10x, प्लस एक महिला मतलब 2x इफिशियंसी में। और कितने बच्चे हैं 3 बच्चे, तो यहाँ इफिशियंसी कितनी एक की x, तो 3 की 3x। ये हमारी क्या इफिशियंसी आ गई। तो उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा, तो टाइम हमसे पूछ रहा है। टोटल वर्क वही है, वही काम है, ये भी टोटल वर्क हो गया, वो ये भी टोटल वर्क, तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि एक ही काम बोला है उसने। तो 10 2 12 3 15x हो जाएगा ये। और गुणित टी टाइम पूछ रहा है, और वर्क क्या है 53x गुणित 12। तो x x कैंसिल, जैसा कि मैंने कहा था ना कि x x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कहाँ कटेगा और कहाँ नहीं कटेगा। जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं आती तब तक आप मान के चलिए, ठीक है। अभी आपको टाइम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, लगने दीजिए, लेकिन एक टाइम बाद जब आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो आधे क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे कहाँ कटेगा और मानना ही नहीं है, ठीक। तो ये कितना आ गया हमारा 53 बटा सॉरी 53 गुणित 12, तो यहाँ कुछ कटेगा 3 5 15 3 चौका 12, तो टी बराबर कितना आ गया 53 गुणित 4 बटा 5, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि अगर हम इसका गुणा करके 5 से भाग दें, इससे अच्छा है कि हम क्या कर लेते हैं कि 53 गुणित 4 गुणित 2 कर लेते हैं, यहाँ भी कितना 5 गुणित 2 कर लेते हैं, 2 का ऊपर नीचे हमने गुणा कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 8 पंचे 40 8 3 24, 424 आ गया, बटा कितना हो जाएगा 10। अब 10 से भाग देने में आसानी हुई कि नहीं हुई, 10 से 1 दशमलव लग जाएगा, तो 42.4, कितना 42.4 किस में चल रहा था दिन में, तो कितना दिन लगेगा 42.4 दिन लगेगा। तो कोई आंसर मैच हो रहा है 20 25 23 26 कोई नहीं, तो हमारा कौन सा आंसर सही है नॉन ऑफ दिस। ऐसा नहीं है कि हर बार आंसर जो है मैच करेगा, ये भी ध्यान देना है कि हर बार आंसर आप अपना जो है क्लियर रखिए कि आपने जो किया है वो सही है, आपका जो क्वेश्चन आपने किया है वो सही है, बाकी आंसर मैच करे तो ठीक, नहीं करे तो नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन आता है, तो आप टिक करके आ जाइए, आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, लेकिन इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए और सॉल्व भी करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा 400 मीटर लंबा एक तांबे का तार 2 बराबर भागों में काटा गया है। 400 मीटर कोई लंबा तार है, ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटा गया, मतलब 200 इधर हो गया और 200 इधर हो गया, यही कह रहा है ना, 2 बराबर भागों में काटा गया। एक भाग को 5/3 के अनुपात वाली भुजाओं वाले आयत में मोड़ दिया गया और दूसरे भाग को एक वर्ग में। तो अगर कह रहा है कि एक को वर्ग में मोड़ दिया गया, तो वर्ग कैसे होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ये आयत नहीं सॉरी वर्ग है, ए ए ए ए, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, परिमाप कितना होगा, क्योंकि परिमाप ही तो इसकी लंबाई होती है टोटल, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a बराबर कितना
200 मीटर हुआ। तो ए का मान यहाँ से कितना आ गया? 50। कितना आ गया? 50। और यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे आयत बना रहा है। यहाँ पे वर्ग था, यहाँ पे क्या है? आयत है। तो कह रहा है 5 और 3 के अनुपात वाली भुजाओं में। तो 5 ये लंबाई ने मान लिया 5x, और ये 3x ये हो गया। तो ये कितनी होगी? ये भी 5x होगी। तो ये भी कितनी होगी? 3x। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई? 5x 3x 5x 3x। तो 5 दूनी 10 6 16x बराबर यहाँ पे कितना? 200 मीटर। तो x बराबर कितना? 12.5 होगा। कितना? क्योंकि 8 जो है वो 25 होता है, तो यहाँ 2x बराबर कितना? 25। x बराबर कितना? 12.5 मीटर हुआ। तो हमसे पूछ क्या रहा है? तो आयत और वर्ग के क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल होता क्या है भाई? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 5x। 5x का मान रख दिया 12.5। और चौड़ाई कितनी है? 3x। 3 का 12.5 रख दिया x का। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा? वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? ए स्क्वायर होता है। तो मतलब 50 का स्क्वायर 50 इंटू 50। कितना? 50 इंटू 50। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो कहा क्या है कि क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल अनुपात कितना? वर्ग का क्षेत्रफल। अब तो हमें पता हो गया ना, अब तो रख सकते हैं। अब क्या करते हैं? इनका मान रख देते हैं। तो मान कितना रख दिया? तो कितना यहाँ पे है? 5 गुणित 12.5 और 3 गुणित 12.5। 12.5 भाई 12.5। अनुपात कितना? 50 इंटू 50। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे दशमलव हमने हटा दिया, तो यहाँ पे क्या किया? 100 का गुणा कर दिया। ठीक। तो अब कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125। तो यहाँ 25 चौका 100। ठीक। तो यहाँ पे कितना होगा? 25 पंचे 125। 25 दूना 50। यहाँ कितना? 5 25 और 25 दूना 50। 5 5 25 दूना 50। तो यहाँ कितना आ गया? 5 से यहाँ 15। और यहाँ कितना आ गया? 2 4 8 8 4 चौके 16। तो रेशियो कितना आ गया? 15 इंटू 16 का। कितना आ गया? 15 इंटू 16 का। तो कोई मैच कर रहा है? कोई नहीं। तो नॉन ऑफ दीज आंसर होगा हमारा। ठीक। तो समझ में आ गया होगा, ये बहुत हार्ड नहीं था। बस जो जो कहता जाए वो करते जाइए, आप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये। आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक। बस यही करिए जो जो क्वेश्चन में कहता है। आप क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है। ठीक। तो क्वेश्चन आप, मैं यही कहूंगा कि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, जो जो कहता जाए वो करते जाइए। ठीक। तो चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है रोनित मुझ से 4 वर्ष बड़ा है और गुरु से 2 वर्ष छोटा है। तो रोनित को हम क्या मान लेते हैं? आर। मोच को क्या मान लेते हैं? एम। और गुरु को जी। तो कह रहा है कि रोनित मोच से 4 वर्ष बड़ा है। तो रोनित को अगर हम एक्स ले लें, क्योंकि हर जगह रोनित की बात हो रही है, रोनित मोच और गुरु, मतलब रोनित से इसका क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। तो रोनित जो है मोच से 4 वर्ष बड़ा है। किससे बड़ा है? मोच से। तो रोनित से क्या होगा? मोच 4 वर्ष छोटा होगा। x-4 यही होगा। और गुरु से 2 वर्ष बड़ा है। गुरु से 2 वर्ष कौन बड़ा है? गुरु से 2 वर्ष कौन बड़ा है? गुरु से 2 वर्ष कौन बड़ा है? सॉरी, बड़ा नहीं, छोटा बोला है। गुरु से 2 वर्ष छोटा है। कौन छोटा है? रोनित। गुरु से 2 वर्ष छोटा है कौन? रोनित। तो ये कितना होगा?
रोनित से 2 वर्ष बड़ा होगा, तो फिर रोनित अगर एक्स है तो रोनित से 2 वर्ष बड़ा है, तभी तो ये क्या होगा, गुरु जो है, रोनित जो है गुरु से 2 वर्ष छोटा होगा ना। यहीं पे देख लीजिए आप। ठीक, तो इतना आ गया हमारा रेशियो। अब से 5 वर्ष बाद कह रहा है मोच और गुरु की आयु का अनुपात। मोच कितना है, x-4 है प्रेजेंट एज इसकी। प्रेजेंट एज कितनी है, x-4, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, +5। अभी कितनी है इसकी, x+2, और 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 जोड़ दिया। तो इनका अनुपात जो हो गया वो कितना आ गया, 7:9 का आ गया। तो ऊपर कितना हो गया, x+1, और नीचे कितना, x+7, बराबर कितना, 7:9 का अनुपात हो गया। तो गुणा कर लेते हैं, 9x+9 बराबर कितना, 7x+49। तो x का मान कितना आ गया, 2x बराबर कितना, 40। तो x मान कितना आ गया, 20। 20 साल आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, रोनित की वर्तमान आयु। तो रोनित की वर्तमान आयु क्या है, x है। तो x का मान कितना आया, 20 ईयर हो गया। 20 ईयर कौन सा सही है हमारा, ए वाला। ठीक, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था, बस आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है, बाकी ये सेकंडों में सॉल्व होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। लेकिन आपको इसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार करवाए हैं, ताकि आपकी जो है हैबिचुअल प्रैक्टिस इसमें बन जाए कि आप कम से कम टाइम में कर सकें। ठीक है, तो आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने पढ़ भी लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। कह रहा है मोहित और नमन ने क्रमशः 25,000 और 75,000 की प्रारंभिक पूंजी से व्यवसाय शुरू किया। तो मोहित और नमन ने कितना, मोहित को m मान लेते हैं और नमन को हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 25,000 इन्वेस्ट किया मोहित ने, और नमन ने कितना, 75,000। कितना इन्वेस्ट किया, 75,000। और 6 महीने बाद मोहित ने अपने निवेश में 50% की वृद्धि की। तो 6 महीने तक तो इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया। ठीक, और उसमें उसके बाद क्या, मोहित ने अपने 50% की वृद्धि की, मतलब 25,000 तो था ही, अब इसका 50% कितना होगा, 12,500। तो 12,500 की वृद्धि कर दी, मतलब अब कितना हो गया, 25,000 था ही, 12,500 की वृद्धि की, मतलब 37,500 हो गया ये। कितना, 37,500। आगे कह रहा है नमन ने भी अपने निवेश में 50% की कमी की। तो 6 महीने बाद नमन ने क्या किया, नमन ने क्या किया, 50% की कमी की, मतलब ये कितना था, 75,000 था। 75 का आधा कितना हो गया, 50% मतलब आधा ही तो हुआ, 37,500। ठीक, यदि उन्हें कुल वार्षिक लाभ, तो 1 साल की बात हो रही, 6 साल इतने, 6 महीने इतना निवेस्ट किया, तो बचा 6 महीना इतना निवेस्ट किया, तो 6। तो अब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट का रेशियो। जैसा कि मैंने बताया है हमेशा कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है क्या आता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का मल्टीप्लाई होता है। इसी रेशियो में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से 6 सब में कॉमन है, तो कैंसिल। जो चीज़ें सब में कॉमन होंगी वही कटेंगी, जैसे 2 जीरो सब में कॉमन है, तो जो जीरो सब में कट गया। और कुछ कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से हो सकता है कट जाए, 25 दहमा 250, और कितना, 25 का 25, पंचे 125। यहाँ कितना, 25 ત્યાં 75 मतलब 30, और 25 15, और कुछ कटेगा, 5 से भी और कटेगा, 5 दूनी 10, 5 ત્યાં 15, 5 छक्के 30, 5 ત્યાં 15। तो यहाँ कितना हो गया, अब कुछ नहीं कटेगा क्योंकि सब में कॉमन नहीं है ना, तो 2 3 यहाँ हो गया 5, यहाँ कितना हो गया, 6 3 9। तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, 5 और 9। मोहित और नमन के बीच में प्रॉफिट कितने डिवाइड होगा, 5 और 9 के बीच में। हम मान लेते हैं कि मोहित को मिला कितना, 5x, और नमन को मिला 9x। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 5x प्लस 9x बराबर कितना दिया इसने, कि वार्षिक लाभ 10,500 हुआ।
10,500। तो x का मान कितना हो जाएगा, 9 5 14, 500। तो 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 98 हो गया 2, 70, 14 पंचे 70, कितना हो गया 750। x का मान कितना आ गया, 750 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, मोहित का लाभ। तो मोहित का लाभ कितना है भाई, 5x तो है। तो 5x है तो 5 का मान 5 रहने देते हैं, x का मान हमें पता है कितना, 75। तो ये कितना हो गया 735, मतलब 5 सत्ते 35, 100 और 55 25, 250। तो ये कितना मिला इसको, 3750। कितना मिला मोहित को, 3750। तो कौन सा आंसर सही हमारा, ए वाला। ठीक, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन तो था नहीं, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, तो आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। जितना ध्यान आप पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे करने की, उतना ही आपके लिए अच्छा है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, आपने करने की कोशिश भी की होगी। ठीक, तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा, नाव की गति धारा के अनुकूल 42 किमी प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल, अनुकूल मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, और प्रतिकूल क्या मतलब अप स्ट्रीम की बात हो रही है, 30 किमी प्रति घंटा। यदि धारा की गति 16.66%, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, करंट की, 16.66% की वृद्धि कर दी जाए तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 860 किमी की यात्रा करने में लगने वाला समय बताना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, नाव की गति धारा के अनुकूल, गति दिया है किसकी, धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, कितना 42 किमी प्रति घंटा। और आगे क्या दिया है, प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हमसे कोई पूछे कि बी और सी का मान बताइए, तो बी का मान हम बता सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बी का मान होता है वी डाउन स्ट्रीम प्लस वी अप स्ट्रीम बाई 2 होता है। और सी बराबर क्या होता है, वी डाउन स्ट्रीम माइनस वी अप स्ट्रीम। सी के लिए माइनस लग जाता है और बी के लिए प्लस। और ये मैंने बताया भी है कि आता कहाँ से है, पूरा प्रॉपर। ठीक है, तो ये रख दिया, तो अब मान रख देंगे तो कितना होगा, 4, 42 और 30 कितना, 72, 72 का आधा कितना, 36 किमी प्रति घंटा आएगा बोट की चाल। यहाँ कितना आ जाएगा, 42 माइनस 30 बराबर 12, तो 12 का 2 कितना, 6 किमी प्रति घंटा आएगा। तो वहां पे इसने एक बात बोली है कि धारा की गति में 16.66% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक, तो ये पहले थी, बाद वाली गति कितनी होगी, ये जो है वो पहले थी करंट की गति, तो बाद वाली गति कितनी होगी, सी का मान बाद वाली कितनी होगी, 6 है। 16.66% का मान आप जानते हैं कितना होता है, 16.66% का मान कितना होता है, 1/6, मतलब 6 से बढ़ करके 7 हो जाएगी। तो 6 से बढ़ के कितनी हो गई, 7 का गुणा कर दिया तो 6 से 6 कैंसिल। अब कितनी हो गई, 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो गई। ठीक, सी की। तो अब पूछ रहा है, तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 860 किमी की यात्रा में लगने वाला समय, धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, 860 किलोमीटर जाने में, 860 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 860 किलोमीटर, स्पीड क्या दिया, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, वो बोला है ना डाउन स्ट्रीम, मतलब क्या होगी, बोट की चाल प्लस करंट की चाल। तो करंट की चाल कौन सी लेंगे, बाद वाली, क्योंकि बोला है ना बाद वृद्धि हो जाए उसके बाद, तो सी का मान जो है बाद वाली लेंगे। तो 860 प्लस कितना, बी का मान कितना, बी का मान 36
और +7 कितना हो गया 86। यहाँ कितना 43, तो 43 गुना 86, तो यहाँ कितना आ गया 20। तो कितना घंटा लगेगा 20 घंटा लगेगा। कितना लगेगा 20 घंटा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको। बहुत हार्ड क्वेश्चन है, सिंपल है, आपने कर भी लिया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। जब आप गलती नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं कुछ। मेरा यही मानना है कि जब आप गलती करते हो तो सीखते हो, जब तक आप गलती नहीं कर रहे हो मतलब कुछ सीख नहीं रहे हो। चलिए, तो आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। तो कह रहा है एक बैंक 16% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि अरुण एक वर्ष के लिए 12,000 की बजाय 14,000 निवेश करता है तो उसे कितनी अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी, आप बताइए। एक बैंक है जो 16% वार्षिक ब्याज दर पर देता है लेकिन अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। उसकी जो है ब्याज दर जो है ये 16% क्या है, वार्षिक है, लेकिन वो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो अरुण एक वर्ष के लिए 12,000 की बजाय 14,000 निवेश करता है तो उसे कितनी अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। अब आप बताइए कि वो पहले 12,000 इन्वेस्ट करता था, तो एक साल बाद उसे कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट प्राप्त होगा, आप बता सकते हो। जाहिर सी बात है कि 2,000 तो वो एक्स्ट्रा मिलेगा ही, क्योंकि 12,000 की बजाय वो 14,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहा है, तो 2,000 तो वो एक्स्ट्रा मिलेगा ही। और जो 2,000 पे एक साल का ब्याज भी मिलेगा तो वो भी तो एक्स्ट्रा ही होगा। तो अगर हम पता कर लें कि 2,000 की अमाउंट कितनी मिलेगी, अगर 2,000 प्रिंसिपल इन्वेस्ट कर रहे हैं हम 16% वार्षिक पे, तो कितना अमाउंट हमें मिलेगा, वही तो हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा ना। 12,000 की बजाय 14,000 मतलब 2,000 प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल पे जो ब्याज मिलेगा 2 साल का, 1 साल का सॉरी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा ही तो होगा। तो यही निकाल लेते हैं, ठीक। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितना ध्यान से पढ़ेंगे आप, अगर अगर प्रोसेस करने बैठ जाएंगे तो पहले 12,000 का निकालेंगे पूरा, फिर 14,000 का, फिर घटाएंगे, तो फिर आएगा आंसर वही। लेकिन हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 2,000 एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसी का हम निकाल लेते हैं। तो चलिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16% एनुअली है। कितना है, एनुअली है, या ईयरली कह सकते हो। तो अब क्या होगा, ये बोल रहा है हाफ ईयरली, जो है हाफ ईयरली दिया जो है वो 16% ईयरली है, लेकिन जो बैंक है वो देता है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता है, मैंने बताया ना कि जहाँ 12 महीने में 16% मिल रहा था तो 6 महीने में कितना मिलेगा, 8% ही मिलेगा। जाहिर सी बात है। लेकिन टाइम क्या हो गया, जो 1 साल था अब 6-6 महीने के 2 हो गए। कितने हो गए, 6 मंथ के 2 हो गए ना, 2 6 मंथ के हो गए। 1 साल टाइम था, 1 ईयर था, तो कितना हो गया, 2 6 मंथ हो गए, क्योंकि छमाही की बात की है। तो टाइम क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो गया और टाइम क्या हो गया, दोगुना हो गया। तो अब फॉर्मूले में रख देते हैं, चाहिए अब फॉर्मूले में रख देते हैं, पहले बेसिक में मेथड बता रहा हूँ तो फॉर्मूले में रख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1+R/100 इंटू टाइम। तो हमें निकालना कितने का है, मैंने बताया ना कि कितने का निकालना है, 2,000 का, क्योंकि एक्स्ट्रा तो यही है ना, एक्स्ट्रा तो यही है 2,000। तो 2,000 का हम निकाल लेते हैं तो हम बता सकते हैं ना। तो ए पी का मान 2,000, 1+ अब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, 100 टाइम कितना हो गया, 2 गुना हो गया, 2 रख दिया हमने। तो 2,000 गुणित कितना हो जाएगा, 108/100, तो 2 बार है तो 2 बार लिख दिया हमने।
स्क्वायर है तो मैंने 2 बार लिख दिया 100। तो 1 2 3, 1 2 3। आगे देखते हैं, अब गुणा कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, 108, 108 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 116 प्लस 8 × 64। इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 108, 108 का 116 और 8 का स्क्वायर 64, दुगुना बटा 10। अब आगे गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 11 दूना 22 1 23 बटा 10। तो कितना आ गया ये, एक अंक पे दशमलव, क्योंकि 10 से भाग देना, 2332.8 रुपए। कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 2332.8। तो कौन सा आंसर सही है हमारा, बी वाला। तो ये प्रॉपर बेसिक मेथड, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि वो बोल रहा है कि पहले 12,000 इन्वेस्ट करता था, अब 14,000 इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें जो अमाउंट एक्स्ट्रा मिलेगा वो कितना मिलेगा, वही तो पूछ रहा है, कितनी अतिरिक्त राशि हमें मिलेगी। तो 12,000 जहां इन्वेस्ट कर रहा था, तो अब 2,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहा है, तो 2,000 तो वो हो गई। अब वो 2,000 का ब्याज सहित कितना होगा, तो यहाँ पे जो अमाउंट होता है, ये हमारा अमाउंट आया है ना, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर जानते हैं आप कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये क्या है, प्रिंसिपल भी ऐड हो गया इसमें, अमाउंट भी हो गया, तो 2332 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा उसे, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा बेसिक मेथड था। शॉर्ट देख लेते हैं। शॉर्ट में ये कह सकते हैं, मैंने बताया ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा 8%। टाइम क्या हो गया, दोगुना हो गया। तो आप बताइए यहाँ से P&A का रेशियो निकाल सकते हैं, P&A का रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो 8% का मान हमको पता है कितना हो जाता है, 8/100। तो 4 दूनी 8, 25 चौका 100। तो ये क्या हो रहा है, एक साल में 25 से कितना बढ़ के 8% बढ़ रहा है, मतलब 2 बढ़ रहा है, कितना हो जा रहा है 27। तो 25 से 27, एंड दूसरे साल भी 25 से 27 हो रहा है, मतलब साल क्या, 6 महीने की बात हो रही है। तो एक 6 महीने पे कितना, 25 से 27, अगले 6 महीने में 25 27, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 625, 625, यहाँ 27 का कितना हो जाएगा, 729, ठीक। तो हमें अमाउंट ही तो बताना है 2 साल का। अगर हमारा प्रिंसिपल कितना है, 2000, अगर हमारा प्रिंसिपल 2000, 625 यूनिट का मान 2000, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 625। तो 729 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 2000 बटा 625 गुणित 729। अब कर लीजिए सॉल्व। 729 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 729 गुणित 2000 बटा 625। इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पे 20 गुणित 100 लिख सकते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 चौके 100, 25 25 हम 625, और 5 25, 5 चौक 20, ठीक। और 729 गुणते कितना, 4 4 चौक 16। अगर 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो कोई दिक्कत, 2 का ऊपर भी कर दिया, 2 का नीचे भी कर दिया। तो अब कितना हो जाएगा ये, 16 दूना 32 बटा 10, 729, सॉरी 729 गुणते 32 बटा 10। तो अब जब भी करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पे अगर एक अंक पे दशमलव लगा दिया तो 7 3 21, ये 23.32 के आसपास आएगा ही नहीं, वही तो आएगा ना। तो हम गुणा करेंगे, जब पहली बार करेंगे तो गुणा करेंगे, तो हमें पता है कितना आता है, 2332 आया। कौन सा आंसर हमारा सही है, बी वाला, ठीक। तो समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। लेकिन आप इसे ध्यान से करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक। तो चलिए, आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बताता हूँ मैं इसे कैसे करना है।
कह रहा 11 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 18 है। तो टोटल नंबर कितना हो गया? टोटल कह रहा है कि टोटल सम कितना हो जाएगा फिर इसका? टोटल सम कितना हो जाएगा? टोटल सम बराबर क्या होता है? एवरेज एंड टू टोटल संख्या कितनी है? 11। तो कितनी हो जाएगी? 198, 198 हो गया टोटल सम 11 संख्याओं का। लेकिन आगे कह रहा है इसमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 23 है। तो 11 संख्या हम दिखा देते हैं, कौन कौन सी हम मान लेते हैं। 1 2 3 ये संख्या है भाई। एक ए मान लो, संख्या मान लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 एंड 11। कितना हो गया? पूरा हो गया 11। तो उसमें बोला है कि पहली 6 संख्याओं का औसत। पहली 6 संख्याएं कौन से? 3 3 6। तो पहली 6 संख्याओं का औसत दिया है, तो इनका टोटल सम हम बता सकते हैं। टोटल सम कितना होगा? 6 गुणित 23। तो ये कितना हो जाएंगे हमारा? 6 दूनी 12, 120, 6 तिरिक 18। तो ये कितना हो जाए? 138 हुआ। आगे कह रहा है कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत। एक संख्या, दो संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या। कितनी? 6 संख्या। अंतिम 6 संख्याओं का टोटल सम कितना हो जाएगा? बता ही सकते हैं। तो 6 गुणते कितना? 13। तो ये कितना हो गया? 78। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे हमें क्या, ये जो छठवीं संख्या है ये कितनी बार जोड़ रहा है? यहाँ से भी जोड़ रहा है, यहाँ से भी जोड़ रहा है, मतलब 2 बार जोड़ रहा है। और यहाँ पे जो टोटल सम हमने निकाला है 11 संख्याओं का, इसमें तो एक ही बार है। तो अगर इन दोनों को जोड़ के मैं इसमें से घटा दूं तो एक बार तो हमें मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 11 संख्याओं का जो है सम टोटल कितना आया? 198। यहाँ पे 6 कितनी बार है? 2 बार है। तो अगर मैं इसमें से इसमें जोड़ दूं, अगर इसको और इसको जोड़ करके इसमें घटा दूं तो हमें क्या मिल जाएगा? छठवीं संख्या मिल जाएगी। छठवीं संख्या कितनी होगी? छठवीं संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 138 प्लस 78, क्योंकि 2 बार जुड़ा है यहाँ पे, एक यहाँ बार एक यहाँ बार, ये ध्यान देना है। और यहाँ पे जो हमने निकाला है यहाँ पे कितने? एक ही बार तो है। टोटल 11 संख्याओं का सम। तो माइनस अगर 198 कर दिया तो हमें मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 216। अगर ये जोड़ा जाए तो कितना होगा? 216 माइनस 198, तो कितना हो जाएगा? ये 18 ही तो होगा। कितना होगा? 18। क्योंकि 198 मतलब 200 घटा दिया, 200 में 16 बच गया, 16 लेकिन 2 ज़्यादा घटाया था तो 18। तो हमारा कौन सा आंसर है? सी। तो ये बात ध्यान देनी है कि इसमें 2 बार जोड़ रहा है। तो जो 2 बारों का दोनों का सम निकाला हमने, तो 2 बार जुड़ा है। और यहाँ पे जब यहाँ पे कितने का है? एक ही बार है, टोटल सम है, तो घटा दिया तो मिल गया हमें छठवीं संख्या। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। लेकिन बशर्ते आपको इसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। मैं यही कहूँगा कि सॉल्व करने की कोशिश आप जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, करने की भी कोशिश की होगी। कह रहा है कि रुपए 20 प्रति लीटर के मूल्य वाले 18 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर पर बेचने पर 11.11% का लाभ हो सके। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहा है मिल्क एंड वाटर है, ठीक है, जिसमें क्या है? 18 लीटर दूध है। कितना है? 18 लीटर दूध है, ठीक। और जिसकी कीमत क्या है?
₹20 प्रति लीटर के मूल्य वाले 18 लीटर दूध। तो 18 लीटर दूध है, क्वांटिटी है और प्राइस कितनी है? ₹20 लीटर। तो टोटल, और यहाँ पे कितना कह रहा है कि हम कुछ पानी मिला दे रहे हैं। क्या है? कुछ पानी मिला दे रहे हैं। तो हमने मान लिया कि x लीटर पानी मिला दिया। और इसमें कहीं उसने बोला नहीं है कि पानी का जो पैसा लग रहा है। अगर उसने कहीं बोला ना हो कि पानी का पैसा ना लग रहा है, तो हम उसको क्या मानते हैं? जीरो। उसकी प्राइस क्या मानते हैं? भाई फ्री में मिला, जाके नल से भर लिया तो कितना मिला? फ्री। तो क्या हुआ? उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? जीरो हमने मान ली। तो यहाँ पे देखा जाए क्वांटिटी एंड प्राइस का गुणा किया तो क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ पे सीपी हमने कितना इन्वेस्ट किया? ₹20 प्रति लीटर वाला दूध, 18 लीटर मतलब ₹360 दूध का हो गया। और पानी का कितना? तो पानी का कोई पैसा नहीं था, तो कितना? x का गुणा जीरो में किया तो जीरो हो गया। ये हमारी क्या थी? कॉस्ट प्राइस थी। बाद में कह रहा है बेचना है, तो बेच रहा है, तो क्वांटिटी अब कितनी होगी? अब क्वांटिटी कितनी है भाई? 18 लीटर तो क्या था? दूध था। 18 लीटर दूध था, मिल्क एंड वाटर। और उसमें x लीटर पानी भी तो मिला दिया उसने। क्या किया? x लीटर पानी मिला दिया। अब उसको बेच क्या रहा है? ₹20 में। बेच कितने में रहा है? ₹20 प्रति लीटर। यहाँ पे क्या बोला? ₹20 प्रति लीटर बेच रहा है। यहाँ पे उसने क्या किया कि पानी मिला दिया, तो हमारी कॉस्ट प्राइस मिल गई ना। पानी का कोई पैसा नहीं तो जीरो। अब यहाँ पे लेकिन अब क्या है? मिलाने के बाद ₹20 का, तो 18 लीटर तो दूध था हमारा और प्लस x लीटर पानी मिला दिया, तो अब कितनी टोटल क्वांटिटी हो गई? x प्लस 18। अब बेच कितने में रहा है? ₹20 में। तो यहाँ पे हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 20 गुणित 18 प्लस x, क्योंकि क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर क्या? टोटल। सेलिंग प्राइस हमारी आ गई कि इतने का खरीदा और इतने का बेचा। कितने का खरीदा? ₹360 में खरीदा और इतने में बेचा। लेकिन उसने कह रहा है कि बेचने पर 11.11% का लाभ हो रहा है। तो 11.11% का मान आपको पता है कि कितना है? 1/9 होता है। मतलब कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? 9 है। तो 11.11% मतलब 1 का प्रॉफिट पे बेचिएगा तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी हमारी? 10 आएगी। तो यहाँ पे देखिए, तो सीपी एंड एसपी का रेशियो हमें दिया है कितना? 9 एंड 10। और यहाँ पे हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस कितना कितना है हमारा, तो हम मान रख देते हैं। तो सीपी एंड एसपी, सीपी कितना है? 9 एंड 10। और यहाँ पे सीपी का मान कितना है? 360 प्लस कितना? 20, 18 प्लस एक्स। तो ये कितना हो गया? 9 चौका 36, 40 और 20 दूना 40। यहाँ कितना? इसका गुणा इधर कर लिया, इसका गुणा इधर कर लिया, तो 10 दूनी 20 बराबर कितना? 18 प्लस एक्स आ गया। तो एक्स का मान कितना आ गया? 2। एक्स का मान कितना आ गया? 2। तो हमने पूछ क्या रहा है कि कितना पानी मिलाया है? पानी कितना मिलाया भाई हमने? एक्स तो लीटर ही तो मिलाया हमने। कितना मिलाया? एक्स लीटर। तो एक्स का मान कितना आ गया? 2। तो मतलब कितना मिलीलीटर मिलाया? 2 लीटर ही तो मिलाया हमने। कितना मिलाया? 2 लीटर। तो कौन सा आंसर सही है हमारा? ए वाला। कौन सा सही है हमारा? ए वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था, समझ में आ ही गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है? क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गलतियां कहाँ कर रहे हैं और कहाँ नहीं करनी है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है? कह रहा है 2 ट्रेनें ए और बी एक ही समय पर क्रमशः दिल्ली और हल्द्वानी से एक दूसरे की ओर चलती हैं, जिनकी गति क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी दूरी है इनके बीच की? एक चलती है दिल्ली से
एक चलती है दिल्ली से और एक चलती है किस यहाँ से, हल्द्वानी से, ठीक, एक दूसरे की तरफ, जिनकी गति क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसकी दूरी कितनी है, स्पीड 120 किमी प्रति घंटा है। तो जब एक दूसरे से मिलती हैं तब यह पाया गया कि बी ने ए से 50 किमी अधिक दूरी तय की है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं मिले, इन्होंने मिले, ठीक। तो कह रहा है कि इनसे जो है एक दूसरे से मिलती हैं तब पाएगा कि बी ने ए से, तो बी ए है, ए ये है ट्रेन, तो बी ए से 50 किमी अधिक दूरी तय करती है। अब मान लेते हैं कि ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स, तो बी ने कितना ट्रेवल किया होगा, एक्स प्लस 50। यहाँ पे ये मिली तो डिस्टेंस इनकी कितनी, इनकी एक्स मान लिया तो इनकी 150। तो कह रहा है तो दिल्ली और हल्द्वानी के बीच की कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी तो कितनी हो गई 2x प्लस 50। तो x का मान हमें निकालना है। तो एक बात बताइए कि जब वो दोनों ट्रेनें चली और कहीं पे मिली तो उन्होंने क्या किया, सेम टाइम तक ट्रेवल किया, मतलब जो है टाइमिंग जो थी उनकी ट्रेवल करने की वो टाइम जो है समान थी। एक 80 किमी की प्रति घंटा से 120 किमी की प्रति घंटा से एक दूसरे से मिलती। मतलब कहने का अर्थ उन्होंने जब वो दोनों चली तो क्या है एक समान समय तक चली। ऐसा नहीं है कि एक ने 5 घंटे चला एक ने 6 घंटे, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। लगातार वो चलती रही और एक पॉइंट पे वो जाके मिली। मतलब वो क्या है दोनों एक साथ चली और एक साथ ही कहीं पे मिली। तो मतलब टाइम क्या है दोनों का समान है, समान समय ही तो चली। तो हम मान लेते हैं अगर टी दिल्ली से जो चली है उसकी टाइम ट्रेन ई की टाइम बराबर कितना, ट्रेन बी की टाइम समान है भाई। तो टाइमिंग बराबर क्या होता है, v बराबर डी बाई टी, तो t बराबर कितना d बाई वी, यही तो होगा। तो डिस्टेंस कितना इसने ट्रेवल किया x, स्पीड कितनी थी 80 किमी प्रति घंटा, बराबर कितना इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x प्लस 50, इसकी स्पीड कितनी थी 120। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, गुणा कर लेते हैं 3x, यहाँ कितना 2x प्लस 100। तो x इधर आए बचेगा, इधर कितना हो जाएगा 100। तो x का मान कितना हो गया, x का मान 100 आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, टोटल डिस्टेंस कितनी है, यही तो है ना भाई x प्लस 50, तो 2x प्लस 50। तो x का मान कितना 100, तो 2x का मान 200, तो ये कितना हो जाएगा 250 हुआ, कितना 250 किलोमीटर, कितना आ गया 250 किलोमीटर। तो ये हमारा था बेसिक मेथड। क्या था, बेसिक मेथड, जो मैंने प्रॉपर आपको बेसिक तरीके से समझाया है। कि अब बताइए कह रहा है ना कि दो ट्रेनें कहाँ से चलती हैं, एक दिल्ली से एक हल्द्वानी से, और टाइमिंग इनका सेम है, एक समान समय तक चलती हैं भाई, दोनों समान समय, एक समान समय से स्टार्ट होती हैं और दोनों एक समान समय तक चलती हैं। तो आप बताइए जब उनकी टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड बराबर क्या होगा डिस्टेंस के, यहाँ से स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो ए और बी की बात हो रही है, तो इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना 80 और कितना है 120। तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो इनका रेशियो कितना आ गया 2 3। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होएगा, डिस्टेंस का भी यही होगा 2 और 3। लेकिन वो बोल रहा है कि जो है बी ने ए से 50 किमी अधिक दूरी तय की। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ने कितना अधिक डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 यूनिट, लेकिन वो बोल रहा है कितना 50 किलोमीटर, उसने बोल रहा है 50 किलोमीटर। तो यहाँ 2 यूनिट का मान कितना हो गया 100 किलोमीटर, यहाँ कितना हो गया 150 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100, इसने 150, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई 200 किलो 50 किलोमीटर हुआ ना, 100 और 150, तो कितना हो गया 250 किलोमीटर हुआ। तो ये हमारा क्या था शॉर्ट मेथड कह सकते हो आप, ये बेसिक, ठीक। तो जो समझ में आ जाए, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए, क्योंकि बेसिक आता है रहेगा तो आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा और ट्रिक आप स्वयं बना सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे।
लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप इसे पढ़िए, सॉल्व करिए। और एक चीज़ मैंने बताया कि अगर प्रॉफिट लॉस का आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर परसेंटेज में दिया रहे तो उसके परसेंटेज के साथ खेलना सीख जाइए, आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक वस्तु पर 40% की मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि मतलब क्या हुआ? मार्कअप किया गया, मार्क अप किया गया मतलब, ठीक है, 40% की, और 50 रुपए की छूट देने के बाद दुकानदार को कितने 30% का लाभ हुआ। तो यदि विक्रय मूल्य 100 है की और वृद्धि कीजिए कर दी जाए तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे 40% की वृद्धि कर रहा है तो 40% का मान कितना होता है? 2/5। तो वृद्धि किस पे की जाती है? मार्कअप किस पे किया जाता है? मार्कअप हम तो कास्ट प्राइस पे ही करते हैं ना। तो अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 5 है तो 40% मतलब 2 की वृद्धि कर रहा है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा हमारा? 7। तो यहाँ से हमें मिल गया कितना? मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया कितना? 7। 7 एंड 5, ठीक, यहाँ से मिल गया कितना? 7 एंड 5। अब 50% की छूट देने पर इसको हम अभी रोक के रखते हैं, दुकानदार को 30% का लाभ होता है। अब बताइए कि 30% का मान कितना होता है? 3/10 होता है। तो लाभ और हानि हम किस पे देखते हैं? कॉस्ट प्राइस पे ही देखते हैं। कॉस्ट प्राइस से हमने कितना अधिक बेचा वो लाभ हो गया, कॉस्ट प्राइस से कितने कम में बेचा तो घाटा हो गया। जाहिर सी बात है, आप भी कोई चीज़ अगर आपके पास है, आप खरीद के लाए हैं कि 50 रुपए में, अगर उसे बेचना हुआ तो आप अगर 50 रुपए से अधिक में बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, अगर 50 रुपए से कम में बेचेंगे तो क्या होगा? लॉस होगा। तो यही कहानी यहाँ भी है। तो अगर कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है? 10 है, तो 30% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई यहाँ पे हमारी? जाहिर सी बात है, 30% मतलब 10 का 30% मतलब 3, 3 अधिक मतलब 13 पे बेचेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया कितना? 10 और 13। तो वस्तु एक ही है ना, वस्तु अलग अलग तो है नहीं, तो कॉस्ट प्राइस भी तो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है? 5, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10। तो हम क्या करते हैं, इधर 10 बना देते हैं, तो 2 का गुणा किया। जब इसमें 2 का गुणा किया तो मार्क प्राइस में भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आ गया? मार्क प्राइस 14, कॉस्ट प्राइस 10, यहाँ कितना है? कॉस्ट प्राइस 10, यहाँ भी 10। अब हमें मिल गया मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस को मर्ज कर दिया, तो 14, 13 एंड 10। तो उसने एक बात बोली है कि 50 रुपए की छूट देने पर, छूट देने किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पे। छूट देने के बाद दुकानदार जिसे बेचता है उसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो छूट किस देने के बाद बेचता किस पे है? 14 का सामान है, 13 बेचता है, मतलब 1 यूनिट का छूट दिया, 1 यूनिट का छूट दिया। लेकिन वो कह रहा है क्वेश्चन में 50 रुपए का छूट दिया, तो 1 यूनिट का मान 50 रुपए, तो सेलिंग प्राइस हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी? 13 पचे 65, 13 यूनिट का मान कितना? 650, और कास्ट प्राइस का कितना? 500। 1 यूनिट का मान 50, तो 10 यूनिट का मान 500 रुपए, और ये कितना? 650 रुपए। आगे कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, तो 100 रुपए की वृद्धि कर दिया उसने, तो 100 रुपए की वृद्धि कर दिया, तो अब कितना? 750 रुपए, ठीक, कितने का? 750 रुपए में। तो पूछ रहा है दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ कितने का हुआ? लाभ कितने का हुआ? 250 रुपए का। 500 का सामान कितने में बेच रहा है? 250 ज्यादा में, मतलब 750 में। तो प्रॉफिट परसेंटेज देखना है तो क्या हम करते हैं? प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 इंटू 100, तो ये कितना? 2, 2 50। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 50% का हुआ। कितने का हुआ? 50% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। जितना बड़ा मैंने किया है इतना बड़ा आपको करना ही नहीं भाई, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इससे आधे टाइम में क्या और कम टाइम में
आप 30-40 सेकंड में कर सकते हैं ये क्वेश्चन। कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो आप 30-40, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो आप माइंड में कर लेते हो, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 मिनट भी लग जाते हैं। तो वो क्या होता है, एग्जामिनर आपको एक एवरेज टाइम देता है। किसी क्वेश्चन में ज़्यादा भी लग सकता है, किसी के कम भी लगता है, तो एक एवरेज टाइम के हिसाब से वो बना के देते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए किसमें किसमें कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तभी आप सिलेक्शन के करीब होंगे, और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं तब। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर लीजिए, और अभी तक आपने स्वयं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर लो यार, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे आपको और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते हैं, और मुझे भी लगे कि जो मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ।